हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा 8 PM सीरीज़ में जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इकोनॉमी। ठीक है, ये सेशन इकोनॉमी का है और आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। दोस्तों, आजकल अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक, तो ये जो टर्म है, ठीक, ये बार बार आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिल रही है। ठीक, दैट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ठीक, तो दोस्तों, ये क्या कंपनीज है, किस मॉडल पे ये काम करती हैं, वो सारा का सारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज इस सेशन में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले तो दोस्तों इनके नाम के ऊपर एक बार फोकस करते हैं, दैट इज स्पेशल पर्पस। दैट मीन्स सच ए कंपनी जिसको किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक, और वो स्पेशल पर्पस क्या है दोस्तों, दैट इज द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। ठीक, तो दोस्तों ये वो कंपनीज है जिनका सोल वर्क जो है, सोल पर्पस जो है वो क्या है, एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनीज। दोस्तों ये जो कंपनीज है इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, वो क्या होगा कि दूसरी कंपनीज को अक्वायर करना या दूसरी कंपनीज के कुछ शेयर जो है वो अक्वायर करना। ठीक, तो अब ये जो कंपनीज हैं ये किस तरीके से काम करती हैं वो देखते हैं। दोस्तों ये जो कंपनीज हैं, ये लेट्स सपोज मैंने एक एक्स कंपनी जो है, किसी ने भी एक्स कंपनी फ्लोट की। एक्स कौन सी, एक्स नाम है कंपनी का जो है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ये कंपनीज मार्केट में अपने आईपीओ को फ्लोट करती हैं। ठीक, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दोस्तों। ठीक, ये कंपनीज पैसा कैसे कलेक्ट करती हैं, अपने आईपीओ मार्केट में लॉन्च करके। अब दोस्तों इस आईपीओ के थ्रू जितना भी फंड ये कंपनीज कलेक्ट करती हैं मार्केट में, इनके पास फर्दर, अब यहाँ पे मेन काम है इनका, कैसे ये एक्वायर करती हैं। जैसे ही इन्होंने मार्केट में अपने आईपीओ लॉन्च किए और आईपीओ के थ्रू जितना भी इनके पास फंड्स आया, तो दोस्तों इनके पास होते हैं 2 इयर्स का टाइम पीरियड। इनके पास 2 साल का टाइम पीरियड होता है एंड विद इन दिस 2 इयर्स ऑफ टाइम पीरियड इनको एक टारगेट कंपनी ढूंढनी होती है। ठीक, इनको एक टारगेट ढूंढना होता है, एक टारगेट कंपनी ढूंढनी होती है। ठीक, और वो जो टारगेट कंपनी होगी, यहां से ये जितने भी फंड्स कलेक्ट करते हैं उस टारगेट कंपनी के शेयर को अक्वायर किया जाता है थ्रू दीज फंड्स। ठीक, तो दोस्तों इनका मॉडल जो मेन है वो यही मॉडल है कि ये पहले अपने आईपीओ लॉन्च करेंगी और आईपीओ लॉन्च करने के बाद जो भी पैसा अक्वायर होगा उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। क्या आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे या कहीं पे भी, ये आईपीओ के फंड कलेक्ट करने के बाद का प्रोसेस है। ठीक, अब अगर कोई भी कंपनी 2 साल में टारगेट कंपनी ना ढूंढ पाए या जहां से जितना भी पैसा उसने कलेक्ट किया है वो इन्वेस्ट ना कर पाए, तो इसको ये सारा का सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न किनको दोस्तों, जिनसे इसने आईपीओ के थ्रू पैसा कलेक्ट किया है। ठीक, प्लस इनको इन्वेस्टर को उस पैसे का इंटरेस्ट भी पे करना होगा दोस्तों। ठीक, तो है क्या मॉडल कि ये वो बात होगी कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक, तो एक कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, मुझे नहीं पता कि वो कंपनी किस फील्ड में है, वो कंपनी जो मेरा पैसा ले रही है वो कहां आगे लगाएगी, कहां नहीं लगाएगी। ठीक, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ये जो कंपनियां हैं, अगर यहां पे आप फंड अपने लगाना चाहते हो तो ये बहुत ही रिस्की काम है। ठीक, आपको क्या पता कि आपका जो दिया गया पैसा है, ठीक, वो कहाँ लगेगा। ठीक, ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आपको फंड मैनेजर पहले बताता है कि ये जो आपका पैसा है ये इस फंड में जाएगा और इस फंड में मतलब यहाँ यहाँ इन कंपनीज के शेयर में जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, आपने बस एक कंपनी के आईपीओ, एक कंपनी के शेयर खरीदे, उस कंपनी के पास पैसा आ गया, अब वो उस कंपनी की मर्जी है कि वो पैसा आगे फर्दर कहाँ पे लगाया जाए, कौन सी कंपनी, कौन से सेक्टर की कंपनी को अक्वायर किया जाए। ठीक, अब दोस्तों सीन क्या है, ये जो कंपनीज हैं ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत फायदेमंद हैं। रीजन बीइंग, स्टार्टअप जो है
अगर किसी भी स्टार्टअप को शेयर मार्केट में जाके रजिस्टर करना है, लिस्ट होना है, ठीक, अगर इंडिया में किसी स्टार्टअप की बात की जाए दोस्तों और वो अपने शेयर लॉन्च करना चाहता है मार्केट में जाके, तो पहले उसको सेबी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना होगा, ठीक। बट हर एक स्टार्टअप के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सेबी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो मतलब क्या हुआ, हर एक स्टार्टअप के लिए ये पॉसिबल नहीं है वो अपने आप को शेयर मार्केट में जाके लिस्ट करवा ले, ठीक। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो ये कंपनीज हैं, ठीक, ये कंपनी स्टार्टअप में पैसा अपना इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ पे एक्स कंपनी के पास जो फंड आया आईपीओ के थ्रू, उसने वो फंड कलेक्ट करके स्टार्टअप का कुछ शेयर खरीद लिया, ठीक। अब दोस्तों क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, ठीक, तो जैसे ही इसने कोई कंपनी एक्वायर की, कोई टारगेट कंपनी का शेयर एक्वायर किया, तो ये जो टारगेट कंपनी है ये ऑटोमेटिकली ही आपकी शेयर मार्केट में रजिस्टर होगी वहां पे, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, एक स्टार्टअप को अगर वो अकेली अपना आईपीओ लॉन्च करने जाती है मार्केट में, तो उसको पहले सेबी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा, ठीक। और अगर इस रूट के थ्रू जाती है तो स्टार्टअप का ये वाला जो फंडा है, इसको इस प्रोसेस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। एक दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में रजिस्टर्ड है वो इसके शेयर खरीद लेगी और ये ऑटोमेटिकली मार्केट में रजिस्टर हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों इसी वजह से ये जो आपकी एसपीएसीज हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है, इनके लिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक, जो ये वाला रूट अपना रही हैं एसपीएसीज के थ्रू, ठीक है, कि एसपीएसीज के थ्रू अगर कोई इंडियन स्टार्टअप है अमेरिका में जाके अपने आप को रजिस्टर करना चाहती है, तो वो अमेरिकन जो शेयर मार्केट है वहाँ पे जो उसका रेगुलेटर है उसके पास नहीं जा रहे, अमेरिका की कोई एसपीएसी कंपनी इंडियन स्टार्टअप को अक्वायर कर लेगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो है अमेरिका की मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा सकती है, ठीक। तो ये है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू है रिस्की। अब ये जो एसपीएसीज हैं अगर हम इनमें अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत रिस्की है। रीज़न बीइंग कि हमें पता ही नहीं ये पैसा जाएगा कहाँ, किस सेक्टर में जाएगा, किस सेक्टर की किस कंपनी के पास जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अब अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें कि इंडिया एंड एसपीएसीज में क्या सिस्टम है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में दोस्तों मेन दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस एसपीएसीज, तो क्या इशू है आज की डेट में, ठीक। इंडिया में क्या ये अच्छे से रजिस्टर हो सकती हैं, काम कर सकती हैं? तो यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें एसपीएसीज की वर्किंग में तो दो बहुत बड़े ग्लिच हैं। फर्स्ट क्या है दोस्तों, एक तो अंडर कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, इस एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न क्या है, ये जो एक्ट है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये एक पावर देता है, ये वाला एक्ट, ठीक है। वो पावर क्या है, वो पावर ये है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर होने के बाद, ठीक है, 1 साल में अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं करती, तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उस कंपनी का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर सकता है दोस्तों, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसपीएसीज को तो 2 साल लगते हैं अपना टारगेट ढूंढने में, ठीक। एसपीएसी ने आईपीओ के थ्रू पैसा कलेक्ट कर लिया, ठीक, बट उसके पास टाइम कितना होता है, 2 साल का, ठीक है। अमेरिका में 2 साल का है, बट इंडिया में क्या कह दिया कि अगर आप विद इन अ ईयर कोई टारगेट कंपनी नहीं ढूंढ पा रहे, मतलब आप अपनी फंक्शनिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे, तो कंपनी का जो लेवल है आपके ऊपर, जो लाइसेंस है अंडर कंपनीज एक्ट, वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एसपीएसी जो है वो इंडिया में वर्क क्यों नहीं कर पा रही, ठीक। और दोस्तों सेकंड वाला जो इशू है, सेकंड वो है आपका सेबी एक्ट। दोस्तों ये सेबी एक्ट जो है इसने सेबी को कुछ पावर्स दी हैं। सेबी जो है हमारा मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक। और ये जो पावर्स हैं, दिस इज अबाउट लिस्टिंग, ठीक। ये पावर क्या है कि सेबी के पास पावर है कि कोई भी कंपनी अगर अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है, ठीक है। लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि वो
आपकी शेयर मार्केट में रजिस्टर होना चाहती है, ठीक, तो अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, लिस्ट करना चाहती है, तो अंडर सेबीज एक्ट सेबी ने 3 कंडीशंस रखी हैं उसके सामने मेनली, ठीक। वो 3 कंडीशंस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी कंपनी के पास, सबसे पहली बात तो उसके पास टेंजिबल एसेट होनी चाहिए, ठीक। पिछले 3 साल उसके पास एवरेज जो है 3 करोड़ पर ईयर टेंजिबल एसेट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं आज अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूं तो आज से पहले 3 साल मेरा जो है मेरे पास टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, कितने की, 3 करोड़ पर ईयर, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, सेकंड कंडीशन इसने रखी है कि उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो क्या है, 15 करोड़ होना चाहिए, अगेन पिछले 3 साल। अगर मैं आज अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूं, ठीक, आज, ठीक, तो आज से पहले जो 3 साल थे, ठीक, उन 3 साल में मेरा हर साल का एवरेज जो प्रॉफिट है वो 15 करोड़ होना चाहिए बिफोर टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स भरने से पहले का, ठीक। और इसके बाद दोस्तों इसमें लास्ट जो प्रोविजन है वो है कि किसी भी कंपनी की नेट वर्थ जो है वो 1 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 साल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, पिछले 3 साल में अगेन उस कंपनी की नेट वर्थ भी 1 करोड़ होनी चाहिए, ठीक। अब दोस्तों ये कंडीशन सेबी ने रखी है कि अगर कोई कंपनी इन कंडीशंस को फॉलो करती है, फुलफिल करती है, देन ओनली उसको लिस्ट किया जा सकता है मार्केट में, ठीक। अब स्टार्टअप की बात कर ली जाए तो पहली बात, स्टार्टअप इजीली कर ही नहीं पाते ये सारी चीजें, तो स्टार्टअप अपने आप को लिस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो एसपीएसीज का रूट ढूंढ रहे हैं। अब एसपीएसीज की बात कर ले दोस्तों इंडिया में, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई एसपीएसी पहले इंडिया में आके, क्योंकि एसपीएसीज का काम कहां से चलता है, आईपीओ के थ्रू, ठीक, बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी एसपीएसी पहले यहां आएगी उसको 3 साल तो पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ठीक। अब दोस्तों 3 साल का मतलब क्या है, अब हो सकता है ना पहले साल 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट ना हो, ठीक है, कहां से होगा जब काम ही नहीं शुरू किया, ठीक। तो इंडिया में एक ये प्रॉब्लम है कि एसपीएसी आते ही अपना आईपीओ रिलीज नहीं कर सकती, रीजन बीइंग उसको पहले इंडिया में प्रेजेंस के बाद ये चीज दिखानी पड़ेगी, ठीक। तो अब दोस्तों ये 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम है एसपीएसी की फंक्शनिंग के इंडिया में, ठीक। अब दूसरी बात ये है, हम चाहते हैं स्टार्टअप इंडिया, हम चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक, हम चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आत्मनिर्भर बनने के लिए या स्टार्टअप के लिए हमें स्टार्टअप्स के लिए भी सोचना पड़ेगा, ठीक। और उनके लिए ये एसपीएसीज का जरिया बहुत अच्छा है, ठीक। दो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क भी है, बट ये एसपीएसीज का जरिया बहुत अच्छा है उनके लिए, ठीक। तो इसीलिए हम भी अब इंडिया में चाहते हैं कि एसपीएसीज को इंडिया में फंक्शनिंग के लिए जो है अट्रैक्ट किया जाए और एसपीएसीज की फंक्शनिंग यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की जाए। तो इसी के लिए सेबी ने रिसेंटली एक कमेटी भी बनाई है जो देख रही है कि किस तरीके से हम एसपीएसीज जो हैं इनकी फंक्शनिंग को इंडिया में स्मूथ बना सकते हैं, स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं, तो अलॉन्ग विद सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर। हम ये भी नहीं चाहते ना कि किसी को भी लाइसेंस दे दिया जाए किसी भी ऐसी वैसी कंपनी को और कल को वो इन्वेस्टर का पैसा डुबो दे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है रिसेंटली आपको न्यूज़ में देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। और ये सारा का सारा फंक्शनिंग है कि किस तरीके से एसपीएसी जो है काम करती हैं और किस तरीके से वो मार्केट में आपके स्टार्टअप्स को हेल्प करती हैं, ठीक। और रिसेंटली एक इसका कारण एक और भी है न्यूज़ में, आपने अगर देखा होगा तो वर्ल्ड की लगभग हर शेयर मार्केट बढ़ रही है, ठीक। पोस्ट कोविड जो है अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो कहाँ करे, तो उन्होंने ये जरिया ढूंढा है एसपीएसीज का कि यहाँ इनके आईपीओ में इन्वेस्ट करो और इनके थ्रू दूसरी कंपनीज में पैसा लगेगा, ठीक। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट एसपीएसी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। होप आप सबको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसी ही किसी और इम्पॉर्टेंट टर्म के साथ आपके सामने आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक्स अ लॉट।